सवाल है कि महज 3 सालों के भीतर अगर देश की कुल संपत्ति के कुछ लोगों के बीच सिमटने की रफ्तार इतनी तेज़ रही तो आखिर यह किस तरह की विकास नीतियों का हासिल है। विषम विकास नीतियों का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि भारतीय अरबपतियों के पास देश के 1 साल के कुल बजट से भी ज़्यादा संपत्ति है। इन अमीरों की संपत्ति में बढ़ोतरी के बीच अगर करीब 3/4 आबादी की स्थिति कमज़ोर होती गई है तो क्या इसे एक संतुलित विकास के पर्याय के रूप में नहीं देखा जाएगा। यूँ भी किसी देश की संपत्ति के चंद हाथों में सिमटते जाने का सीधा असर बाकी जनता और सभी क्षेत्रों में विकास पर पड़ता है। एक और मुनाफा आधारित कारोबार की वजह से संपत्ति पर कब्जा जमाए लोगों की स्थिति और मजबूत होती जाती है। दूसरी ओर संसाधनों से वंचित लोगों और तबकों के पांव और भी कमज़ोर होते जाते हैं, जबकि किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली में विकास उसी कसौटी पर होता है जहां देश के कमज़ोर तबकों की स्थिति में सुधार लाने के मकसद से नीतियां बनाई जाती है। समस्या यह है कि मौजूदा सरकार की आर्थिक नीतियों ने संपत्ति के विकेंद्रीकरण की स्थितियों के निर्माण के बजाय उसके कुछ हाथों में सिमटने के ही हालात तैयार किए। जब तक नीतियों के स्तर पर दृढ़ फैसलों के जरिए अमीर और गरीब के बीच की खाई को नहीं पाटा जाता तब तक असमानता और देश के कमज़ोर हालात को दुरुस्त नहीं किया जा सकता। यूँ भी अगर देश के आम लोगों की कीमत पर यहाँ के अरबपतियों और बड़ी कंपनियों की झोली और ज़्यादा भरी जा रही हो तो ऐसे में अर्थव्यवस्था और नीतियों की दिशा को समझना मुश्किल नहीं है। आखिर इस सबसे बनी तस्वीर में सबका विकास के नारे के लिए क्या जगह होगी। शाहीन बाग की औरतों का प्रदर्शन जायज़ हो या नाजायज़, उन्हें इसके लिए पैसे दिए जा रहे हैं या फिर वह खुद बिना किसी के बहकावे में आए विरोध कर रही हों, सभी अफवाहों और हकीकतों के बीच इस पूरे एपिसोड से जो ट्रेंड सामने आया है वह है औरतों का घर की दहलीज के बाहर आकर प्रदर्शनों में भाग लेने का। बात सिर्फ शाहीन बाग में सीसीए के खिलाफ जुटी हुई महिलाओं की नहीं है। ऐसा ही एक प्रदर्शन पिछले साल की शुरुआत में सबरीमाला में देखा गया था, जब मंदिर में प्रवेश के हक के लिए महिलाएं सड़कों पर उतरी थी। देश के सबसे ज़्यादा साक्षर लोगों वाले राज्य केरल में महिलाओं ने रैलियां निकाली थी। इन रैलियों और आंदोलनों से समझना होगा कि चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो या जेएनयू, दोनों ही आंदोलनकारी भीड़ में महिलाओं की संख्या अब पहले से कहीं अधिक है। यहाँ पढ़ने वाली छात्राएं हॉस्टल का ताला तोड़कर विरोध में शामिल हो रही है। यह उनके शिक्षकों के मुताबिक भले गैरकानूनी हो, लेकिन इन प्रदर्शनों में महिलाओं की मौजूदगी राजनीति में उनके लिए नई इबारत लिख रही है। महिलाओं का घर की दहलीज से बाहर नौकरी के लिए निकलना आज आम है, पर यूं नारेबाजी करती, पुलिस से भिड़ती, डंडे खाती और खून से लथपथ हो विरोध प्रदर्शनों का हिस्सा बनते पहले कब देखा था।
कब महिलाएं किसी आंदोलन का चेहरा बनी थीं। आयशी घोष, शेहला राशिद जैसे नाम इक्का दुक्का की सुनाई देते हैं। आश्चर्य होगा यह जानकर कि किसी भीड़ का हिस्सा न बनकर एकला चलो की तर्ज पर प्रदर्शन करने को लेकर गिरफ्तार हुई महिलाओं की संख्या अचानक पुरुषों से दोगुनी हो गई है। ये वह लड़कियां हैं जिन्हें अपनी फेसबुक पोस्ट या किसी चौराहे पर अकेले पोस्टर पकड़कर विरोध करते देखा गया है। यानी अब सिर्फ भीड़ का हिस्सा या पुरुषों की आड़ लेकर चलने वाली नहीं है। महिलाएं अब बोलने लगी हैं। उनका अपना मत है जो काफ़ी मजबूत और मुखर है। वह सोचती और समझती है कि उनके लिए क्या सही और क्या गलत है, और इस सब के इतर वह अपने हक को लेकर अब प्रदर्शन करने से हिचकती नहीं। ये देश और दुनिया में एंग्री यंग औरतों की नई पीढ़ी है जिसे चुप कराना मुश्किल है। अमेरिका में परमाणु हथियार संबंधी तकनीक अवैध तरीके से खरीदने के आरोप में 5 पाकिस्तानी नागरिकों की गिरफ्तारी खतरे की नई घंटी है। इन पाकिस्तानियों ने अमेरिका में गुपचुप रूप से वे उत्पाद खरीदकर पाकिस्तान भेजे जो अमेरिका के सुरक्षा हितों के साथ साथ दक्षिण एशिया के शक्ति संतुलन के लिए भी खतरा बन सकते हैं। चोरी की तकनीक से अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में माहिर पाकिस्तान की नई हरकत से भारत और अमेरिका के साथ साथ विश्व समुदाय को भी चेत जाना चाहिए। वास्तव में सबसे अधिक चेतना चाहिए चीन को, क्योंकि वही है जो पाकिस्तान का अंध समर्थन करने में लगा हुआ है। ऐसा करके वह पाकिस्तान को और अधिक गैर जिम्मेदार राष्ट्र बनाने का ही काम कर रहा है। इसी के साथ वह खुद भी बदनाम हो रहा है। समझना कठिन है कि हर मोर्चे पर गैर जिम्मेदारी का परिचय देने और साथ ही किस्म किस्म के आतंकी गुटों का समर्थन करने वाले पाकिस्तान की पैरवी करने से चीन को हासिल क्या हो रहा है। यदि चीनी नेतृत्व यह समझ रहा है कि आतंक समर्थक पाकिस्तान को शह देकर वह भारत की राह रोकने में कामयाब हो सकता है, तो यह उसकी भूल ही है। चीन को यह आभास तो बेहतर कि उसकी पाकिस्तान परस्ती उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि को दागदार करने का ही काम कर रही है। उसकी इस अंध पाकिस्तान परस्ती से विश्व समुदाय न केवल अवगत हो रहा है बल्कि उसे शर्मिंदा भी कर रहा है। चीन को यह समझना होगा कि आतंकी सरगना मसूद अजहर की ढाल बनने और फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मसला उठाने से उसे कुछ हासिल हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की झिड़की चीन एक और दुनिया की नई महाशक्ति बनने को आतुर है, और दूसरी ओर यह देखने से इनकार कर रहा है कि उत्तर कोरिया और पाकिस्तान जैसे बेलगाम देशों का संरक्षक बनने के कारण उसे विश्व शांति के लिए खतरा माना जाने लगा है। यदि चीन सचमुच पाकिस्तान का हितैषी है तो फिर क्या कारण है कि उसके तमाम समर्थन संरक्षण के बाद भी वह नाकामी की ओर बढ़ रहा है। माना कि अपनी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों के प्रति पाकिस्तान की आंखें बंद है, लेकिन क्या चीन को भी भले बुरे की समझ नहीं है। भारत को विश्व समुदाय के समक्ष यह रेखांकित करने के लिए सक्रिय होना चाहिए कि चीन की सरपरस्ती पाकिस्तान को और अधिक
बिगड़ैल देश में तब्दील कर रही है। इसी के साथ उसे चीन के समक्ष भी यह स्पष्ट करना चाहिए कि कश्मीर के मामले में उसका रवैया न तो वुहान की भावना के अनुकूल है और न ही मामल्लापुरम में कायम हुई समझबूझ के। बीते कुछ सप्ताह से नागरिक संशोधन कानून को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। देश यह देख रहा है कि राजनीतिक दल, एक्टिविस्ट, छात्र और आम लोग नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन अथवा विरोध में सड़कों पर उतर रहे हैं। संसद के दोनों सदनों में पारित कानून को लेकर इस तरह की गतिविधियों की जरूरत नहीं पड़ती। अगर इस मसले पर तार्किक ढंग से बहस की जाती, जो लोग इस कानून के विरोध में हैं वे इस कानून को लाने के सरकार के उद्देश्य को समझने के लिए तैयार नहीं दिखते और इसीलिए इस मसले पर सार्थक बहस की ज़रूरत है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि नागरिकता कानून के अधिकतर विरोधी पूर्वाग्रह से भरे हुए दिखते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में गए बगैर कुछ लोग यह सवाल उछाल रहे हैं कि आखिर इस कानून में मुसलमानों को शामिल क्यों नहीं किया गया। इसका साधारण सा जवाब यही है कि नागरिकता संशोधन कानून के रूप में की गई मानवीय पहल पड़ोसी देशों के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को राहत देने के लिए की गई है। ये दरअसल वे पड़ोसी देश हैं जहां इस्लाम राजकीय धर्म है और जहां की आबादी का ढांचा भारत जैसा नहीं है। यह ठीक उसी तरह की पहल है जिसका समर्थन अतीत में मनमोहन सिंह और अन्य अनेक नेताओं ने किया, लेकिन राजनीतिक कारणों से अब वे पीछे हट रहे हैं।